हेलो। हाँ दोस्तों, नमस्ते। मैं अभिनव सरवा आपका स्वागत करता हूँ एक बार पुनः आप ही के अपने यूट्यूब चैनल पर। और गुजारिश तो ये है कि भाई आप जुड़ेंगे तो हमें भी थोड़ा सहारा मिलेगा, मनोबल मिलेगा, उत्साहवर्धन होगा, हौसला अफजाई होगी। और वीडियो आप देखते रहें, हमारा सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। आप जुड़े न जुड़े वो आपकी मर्जी है। देखिएगा, आज हम कक्षा 12 के हिंदी अनिवार्य की आरोह है भाग 2 के तीसरे पाठ कविता के बहाने नाम की कविता पर चर्चा कर रहे हैं, जिसके रचयिता कुंवर नारायण है। कुंवर नारायण वो व्यक्ति हैं, वो शख्सियत है जिन्होंने इस देश के साहित्य के क्षेत्र के प्रतिष्ठित सबसे बड़े पुरस्कार अपने नाम किए। उन्होंने 19 साल 20 साल की उम्र में और अपना पहला कविता संग्रह प्रकाशित करवा दिया था। 1927 में इनका जन्म होता है और 1956 ईस्वी में इनका काव्य संग्रह दुनिया के सामने आ जाता है। 10वीं तक हिंदी में पढ़ते हैं, फिर ये साइंस लेते हैं, उसके बाद में लखनऊ यूनिवर्सिटी से और अंग्रेजी विषय से एमए करते हैं और लेखन कार्य हिंदी में करते हैं। मजे की बात। और इन्होंने पौराणिक के जो प्राचीन हमारे कहें कि पात्र हैं, उन पात्रों को एक आधुनिक रूप में प्रस्तुत करते हुए अपने काव्य का लेखन किया है। यहाँ हम जो कविता पढ़ेंगे, इस कविता में, कविता का नाम है कविता के बहाने, और इस कविता के कुल मिलाकर 3 ही पद हैं, 3 ही अलग अलग बहुत छोटे छोटे पार्ट है। और ये जो भाग है ये बड़े महत्वपूर्ण 3 बंद आपके सामने लिखे हुए हैं अलग अलग कलर की स्याही से। देखिए क्या कहते हैं कि कविता एक उड़ान है चिड़िया के बहाने। कविता की उड़ान भला चिड़िया क्या जाने, बाहर भीतर इस घर उस घर, कविता के पंख लगा उड़ने के माने चिड़िया क्या जाने। कवि क्या कह रहे हैं कि कविता एक उड़ान है चिड़िया के बहाने, कि जिस प्रकार से चिड़िया उड़ती है उसी प्रकार से कविता भी उड़ती है। कविता भी उसी प्रकार से जिधर मुंह किया उधर उड़ती है। लेकिन कविता की उड़ान है भला चिड़िया क्या जाने, लेकिन कविता की जो उड़ान है उस उड़ान का मुकाबला चिड़िया नहीं कर सकती। क्यों? क्योंकि चिड़िया की अपनी सीमाएं होती है। वो कुछ दूरी पर जाने के पश्चात थक जाती है, उसे बैठना ही होता है या उसे रुकना ही होता है, उसे पानी पीना ही होता है। कविता के साथ ऐसा नहीं है, उसकी कोई सीमा नहीं है, वह बंधनहीन है। वह कैसी है? बंधनहीन है। कौन है? कविता। कविता में कोई बंधने नहीं है, जबकि चिड़िया की हदें हैं, सीमाएं हैं, उसके बंधन है। बाहर भीतर इस घर उस घर, चिड़िया जिस प्रकार से बाहर जा सकती है, भीतर जा सकती है, इस घर में जा सकती है, उस घर में जा सकती है, उसी प्रकार से चिड़िया भी कविता भी बाहर भीतर इस घर उस घर सब जगह जा सकती है। लेकिन कविता के पंख लगा उड़ने के माने, कि कविता के पंख लगाकर उड़ने के जो मायने हैं, जो मापदंड है, वो भला चिड़िया क्या जाने। कि जिस प्रकार से कविता उड़ान भरती है, और कविता उड़ान भरती है तो वह बिना रोक टोक के, बिना बंधन के, बिना किसी हम कहें वातावरण के, और वो आगे से आगे बढ़ती जाती है। जबकि चिड़िया के साथ ऐसा नहीं हो सकता, उसे अपनी उड़ान बीच में रोकनी ही पड़ती है। दूसरा पद है कविता एक खिलना है फूलों के बहाने। कविता का खिलना भला फूल क्या जाने, बाहर भीतर इस घर उस घर, बिना मुरझाए। खिलने के माने, महकने के माने फूल क्या जाने। बात करते हैं कि फूल एक महक देता है, बड़ी खूबसूरत होती है, सुगंधित होती है, और उससे सूंघने वाले का या सुगंध वो महक लेने वाले व्यक्ति का या फूल के संपर्क में आने वाले व्यक्ति का मन खिल उठता है। कविता के साथ भी वही है। कविता को सुनने, कविता को पढ़ने, कविता को लिखने से एक महक की प्राप्ति होती है। उसे सुनने, उसे पढ़ने, उसे बोलने वाला महक उठता है, सुनने वाला महक उठता है। लेकिन फूल की अपनी सीमाएं हैं, और फूल की सीमाएं क्या हैं? देखो क्या कहते हैं कि कविता का खिलना, कविता एक खिलना है फूलों के बहाने। हाँ, कविता एक खिलना है फूलों के बहाने, कि जिस प्रकार से फूल खिलते हैं उसी प्रकार से कविता भी खिलती है। लेकिन
कविता का खिलना भला फूल के जाने, लेकिन जैसे कविता खिल सकती है वैसे फूल नहीं खिल सकता। फूल भला कविता के खिलने, कविता की महक के मायने क्या जाने। बाहर भीतर इस घर उस घर, यहाँ तक सब ठीक है, बाहर भीतर जा सकते हैं, इस घर उस घर हर जगह व्याप्त हैं, पर बिना मुरझाए महकने के माने भला फूल के जाने। कि जैसे पुष्प है, खिलता है, या उसका भी कोई सीजन आता है, कोई ऋतु आती है कि ये गर्मी में खिलेगा, ये सर्दी में खिलेगा, ये वर्षा में खिलेगा, उस प्रकार, या सुबह खिलता है फूल और शाम तक मुरझा जाता है। क्या कविता के साथ ऐसा हो सकता है? हजारों साल तक, सैकड़ों सालों तक, और कविता है वो उसी खुशबू को, उसी महक को लोगों तक प्रसारित करती रहती है। तो देखो, बिना मुरझाए कविता की ताजगी हर वक्त हर दम बनी रहती है। कि बिना मुरझाए महकने के माने भला फूल के जाने। कि बिना महके या बिना मुरझाए जिस प्रकार से कविता महक सकती है, वैसे भला क्या फूल महक सकता है? तो हमारा जवाब होगा बिल्कुल नहीं, कदापि नहीं। अब तीसरा बंद है इनका कि कविता एक खेल है। कविता एक खेल है बच्चों के बहाने। कि कविता की तुलना कवि ने किसके साथ की? यहाँ पे बच्चों के साथ की है। कि कविता एक खेल है बच्चों के बहाने, बाहर भीतर यह घर वह घर सब घर, बाहर भीतर यह घर वह घर सब घर, एक कर देने के माने बच्चा ही जाने। कि जिस कविता की तुलना बच्चों के साथ करते हुए कवि कह रहे हैं कि कविता एक खेल है बच्चों के बहाने। कि जिस प्रकार से बच्चे प्रतिपल अपने खेल बदलते रहते हैं, अभी कुछ खेल रहे हैं, अगले पल में कुछ और खेलने लगेंगे, किसी दूसरे बच्चे के साथ खेलने लगेंगे, कभी बाहर खेलेंगे, कभी भीतर खेलेंगे, कभी इस घर में खेलेंगे, कभी उस घर में खेलेंगे। सब मोहल्ले के समस्त घर जो है वो अपने खुद के घर मानते हैं। जिस घर में मर्जी हुई बेड पे चढ़े, ये पटका ये उठाया, ये पटका बछड़ा किया, सारे करते रहते हैं। उसी प्रकार से कविता जो है वो बच्चों की तरह से उन्मुक्त होती है। कविता एक खेल है बच्चों के माने। कि जिस प्रकार से बच्चे पल पल में अपने खेल बदलते रहते हैं, कवि भी उसी प्रकार से हर पल हर बार अपना कविता लिखने का जो विषय है वह बदलता रहता है। बच्चे कुछ खेलते हैं, जैसे कभी प्रकृति पर लिख रहा है, कभी वो नारी उत्पीड़न पर लिखेगा, कभी शिक्षा पर लिखेगा, कभी समाज की स्थिति पर लिखेगा, कभी दहेज पर लिखेगा, कभी सेना पर लिखेगा। तो इस प्रकार से जो कवि के बहाने विषय है, वो विषय जैसे बच्चे खेल परिवर्तित करते हैं, वैसे कवि अपने विषय परिवर्तित करता रहता है। बाहर भीतर यह घर वह घर सब घर, कि सभी जगह सभी घरों में जिस प्रकार से बच्चे व्याप्त रहते हैं और बिना किसी भेदभाव के बच्चे घरों में खेलते हैं, बच्चे बिना किसी भेदभाव के किसी एक खेल को तवज्जो नहीं देते हुए खेलते रहते हैं, उसी प्रकार से कभी भी किसी एक विषय को तवज्जो नहीं देते हुए हर एक विषय पर अपनी राय रखता है। और जिस प्रकार से बच्चे समस्त घरों को अपना घर समझते हैं, उसी प्रकार से कवि भी सभी विषयों को अपना विषय समझता है, अपना घर समझता है। और बच्चा जैसे हर घर में जाता है, उसी प्रकार से कविता भी, कवि की जो कविता है, कवि की जो कल्पना है, कवि कविता जब करता है तो कविता करता कहां से? वो अपने मन की कल्पना से। तो कवि की कल्पना और बच्चों की कल्पना में समानता दर्शाई गई है। कि यह घर वह घर सब घर एक कर देने के माने कि वो सब घरों को एक कर देते हैं, अर्थात सभी को समान रूप से मानते हैं, भेदभाव नहीं करते। उसी प्रकार से कवि भी बिना किसी भेदभाव की अपनी कविताएं लिखता है और जनता के सामने प्रस्तुत करता है। जैसे चिड़िया उड़ती है लेकिन उसकी उड़ान कुछ समय बाद रुक सकती है, कविता के साथ ऐसा नहीं होता, कविता निरंतर लगातार उड़ती रहती है। जैसे फूल खिलता है और महक देता है, लेकिन वह जो महक है वो कुछ समय पश्चात कम हो जाती है और अंततः फूल मुरझाकर गिर जाता है। लेकिन कविता की महक कभी कम नहीं होती, कविता कभी मुरझाती नहीं है। इसलिए कविता
श्रेष्ठ है किससे? फूल से। कविता श्रेष्ठ है किससे? चिड़िया से। और कविता समान है किसके? बच्चों के। तो कविता को किसके समान माना गया? माना है कवि के द्वारा, माना गया कविता के, कवि के द्वारा। तो हम कहेंगे कवि के द्वारा कविता को बच्चों के समान माना गया है। क्योंकि जैसे बच्चे घरों में, खेल में किसी प्रकार का कोई भेद, या अपने साथियों में किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं करते हैं, उसी प्रकार से कविता भी और कवि भी अपनी कल्पना में किसी विषय को लेकर किसी प्रकार का भेदभाव नहीं करते हैं। तो दोस्तों, आज की यह कक्षा फिलहाल यहीं खत्म होती है। अगली कक्षा लेकर आए हम, तब तक के लिए अनुमति देवें। नमस्ते, शुक्रिया, धन्यवाद।